अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट वन इकोनॉमिक्स। और बीकॉम पार्ट वन इकोनॉमिक्स में आज जो हम अपनी बात शुरू करेंगे वो इन्वेस्टमेंट से हमें बात बेसिकली शुरू करनी है। लास्ट क्लास में हमने कंजम्पशन भी पढ़ा था, सेविंग भी पढ़ा था, और आज हमें अपनी बात इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करनी है। इससे पहले की तमाम वीडियोस कराची एजुकेशन फोरम जो हमारा पेज है उस पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ से बेसिकली हमें बात शुरू करनी है इन्वेस्टमेंट। Investment addition to the existing stock of capital assets in a country is known as investment. Construction of new building, addition of new machinery to an industry, new means of communication and transportation, issuance of new shares, ठीक है जी, issuance of new shares and bonds, new public works programmers and new foreign investment। यानी वो तमाम चीजें जो गैर बाहर मुल्क से आती हैं, ठीक है जी, दे आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा यानी कि आप जो कैपिटल इक्विपमेंट में अपने इजाफा करते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। वो तमाम चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट कर दी, यानी कि जिससे आपके कैपिटल में इजाफा हो रहा है, जिससे आपके कैपिटल इक्विपमेंट्स में इजाफा हो रहा है, ठीक है जी, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ डेट इन्वेस्टमेंट इन ओल्ड कैपिटल एसेट्स or business transaction will not be an investment in real sense, but a financial investment because it does not make any addition to the existing capital stock of the country. Example given, if one person sells his factory to another person, it is merely the change of ownership of the asset and not an investment in real sense. This is because investment on behalf of the buyer is equal to the disinvestment on behalf of the seller, and hence that two investment has actually taken place. Hence, no investment has actually taken place. नो होगा, टू लिखा हुआ है, इट इज एक्चुअली नो। बड़ी अहम बात इसमें लिखी हुई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है जब आपके कंट्री के, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात की जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे कंट्री की बात की जाती है, पूरे मुल्क की बात की जाती है। तो इसमें क्या बताया गया कि भाई इन्वेस्टमेंट जो होती है बेसिकली जब आपके कंट्री के ओवरऑल कैपिटल इक्विपमेंट जो है अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर एक बंदे ने जो चीज एक बंदे के पास से अगर उसने दूसरे बंदे को भेज दी तो दैट इज नॉट द बेसिकली इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदे की इन्वेस्टमेंट तो दूसरे बंदे की डिस इन्वेस्टमेंट की वजह से एक बंदे की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बन सकती। ठीक है जी। अगर एक बंदे ने वो ले ली और दूसरे बंदे ने उसको खत्म कर दिया अपने पास से, तो दैट इज नॉट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको? इसमें क्या बताया गया? अच्छा, थोड़ा और इसमें मैं रोशनी डालना चाहूंगा। देखें, बाहर से पैसा आ रहा है, दैट इज द रियल इन्वेस्टमेंट। मेरे पास है, मेरी ओनरशिप में थी वो फैक्ट्री, मैंने अगर आपको भेजी तो वो आपकी ओनरशिप में चली गई। ओवरऑल कंट्री में पहले भी वही फैक्ट्री थी और आज भी वही फैक्ट्री है, तो ओवरऑल कंट्री में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना उसका। तो ये यहाँ पर बात समझाई गई। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन और इन्वेस्टमेंट शेड्यूल रिप्रेजेंट्स the different amounts of investment of different levels of income. Therefore, this curve is also known as the schedule of propensity to invest. अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन the level of income and the level of investment. The relationship between the level of income and the level of investment is called investment function. ठीक है जी, the relationship between the level of income and the level of investment is called investment function. ये दो होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं सही करता हूँ।
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है जी? ये देखें, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप चाहें तो अपने पास हेडिंग डाल के कुछ बातें नोट कर लिया करें, ताकि जब आप कल को एग्जाम में लिखने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका ताल्लुक लेवल ऑफ इनकम से होता है। अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। अगर लेवल ऑफ इनकम कम होगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अगर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ठीक है जी। तो ये क्या है? ये है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जिसका ताल्लुक इनकम से होता है। इनकम बढ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम इन्वेस्टमेंट भी कम। इसका एक शेड्यूल भी दिया हुआ है जिसमें इनकम दिखाई गई है 100, 200, 300, 400 और 500। साथ में इन्वेस्टमेंट का कॉलम भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी हमें यही नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, 20, 40, 60, 80 और फिर 100। ठीक है जी। अब ये देखें, दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में हमें क्या नज़र आ रहा है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व है, वही जो हमने शेड्यूल बनाया उसी को हमने डायग्राम में पुट कर दिया है, और फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। आप जानते हैं जिस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। आप चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन यहीं से अपने नोट से आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट ऑन योर ओन। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, राइज एंड फॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नहीं करना है हमें। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि कहाँ तक करना है, वहीं तक मार्क कर लीजिएगा अपने पास। In this diagram, the II curve represents use investment at different levels of income. The diagram will clearly show that with an increase in income, the induced investment is higher. ठीक है ना, यहाँ तक करना है। शुरू से ये शेड्यूल बनेगा, ये सब बनेगा, और ये पूरा मटेरियल आपने ये पूरा लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी। शेड्यूल भी बनेगा, डायग्राम भी बनेगी ये। फिर ये नहीं आएगा, देन वी विल गो टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। Autonomous investment, the investment which does not change with the change in the level of national income is also known as autonomous investment। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसका ताल्लुक इनकम से नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट जिसका ताल्लुक इनकम से नहीं होता, वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। This type of investment remains the same since this type of investment is not influenced by the current level of national income। ये इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम रहती है, क्यों? क्योंकि ये लेवल ऑफ इनकम के चेंज हो जाने की वजह से चेंज नहीं होती है। ये लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने की वजह से क्योंकि चेंज नहीं होती है, इसलिए इट रिमेन्स द सेम। ये हमेशा क्या रहती है जी? सेम रहती है। Since this type of investment is not influenced by the current level of national income, it is therefore known as the income inelastic investment। This type of investment is generally made by the government disregarding the profit and loss, and its main function is to maximize the benefit। और इस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो इसका इस इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसका मकसद प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, बल्कि जस्ट ये होता है कि भाई हम वेलफेयर कर सकें लोगों का। और ये कौन करता है इस तरह की इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली गवर्नमेंट सिर्फ ही इस तरह की इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट के अलावा कोई और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने में इन्वॉल्व नहीं होता।
इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा शेड्यूल बनाएंगे आप। शेड्यूल में आपको नजर आ रहा है कि भाई इनकम चेंज हो रही है 100, 200, 3, 4 एंड 500, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज 20, 20, 20 एंड सो ऑन। वाई? क्योंकि इसका इनकम से ताल्लुक ही नहीं है। इट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के वेलफेयर के लिए की जाती है। फिर ये आप बना दिएगा, ठीक है ना, ये दोनों डायग्राम से बना दिएगा क्योंकि इसमें बड़ा बेहतर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी लाइन में करूँ यहाँ पर, ये सवाल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इसको जस्ट इस सवाल को अगर समराइज करूँ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब ये होता है द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ चेंज है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट जो लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज ना हो वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। Determination of investment. According to Keynes, there are two determinants of investment. इसमें पहले सवाल लिखता हूँ, इसका सवाल क्या आता है। इस सवाल को शुरू करने से पहले इसके सवाल सुन लीजिए। इसमें मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, write a short note on marginal efficiency of capital or explain determinants of investment, or what do you know about the rate of interest? What do you know about the rate of interest? ठीक है जी। ओके, तो भाई ये है, शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू Keynes, there are two determinants that determinants of investment, that is expected rate of return और marginal efficiency of capital। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम है, ये आप नोट रखिएगा। एक ही चीज़ के दो नाम है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सही है। और दूसरा क्या है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है, देखें, ये जो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये कुछ ना कुछ देख कर की जाती है। ऐसे ही आंखें बंद करके अंधाधुन इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, बल्कि कुछ ना कुछ देखा जाता है जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो वो क्या देखा जाता है, तो द आंसर इज कि भाई ये देखा जाता है कि हमें मिलेगा क्या। अगर हमें प्रॉफिट हो नज़र आता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर हमें प्रॉफिट नज़र नहीं आता है तो हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस सूरत में की जाएगी कि जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा, या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का नाम दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, कि मैं जितना एक कैपिटल अपना बनाऊंगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उस जो कैपिटल के बदले मुझे कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा। अगेन यानी कि वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की बात इसमें की जाती है। Keynes says that people make investment so long as the rate of marginal efficiency
of capital rate of interest and they bring their investment to an end when MEC equals to rate of interest. If the rate of return of marginal efficiency of capital falls below the rate of interest, no investment will be made. ठीक है जी, अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सही नहीं होगा तो नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी. वी ऑल्सो एलोबरेट दिस पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन एज बिलो. और यही बात हम एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से समझाते हैं. Application of theory. Supposing that expected rate of profit is 7%. The best is what? आप थोड़ा मुश्किल है, बारह समझने की कोशिश करें. Supposing that the expected rate of profit is 7%. ठीक है जी, हमारे मुल्क में जो expected rate of profit है वो 7% है. He would enhance his intention of investment because the total profit would be 7 upon 100 multiplied by 10,000 equal to 700. अगर वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा जी? 700 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो 700 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाएगा अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है 10,000 रुपये की. ठीक है जी. And the cost of investment is 5%. Rate of interest would be 5 divided by 100 multiplied by 10,500. Thus, his net profit would be 700 minus 500 equals to 200. ठीक है जी. अब सुने ज़रा, मैं आपको समझाऊं कि इसमें अभी तक क्या हुआ. हुआ ये है कि आपने 10,000 रुपये बोरो कर लिए बैंक से और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 5%. समझ में आ रही बात? आपने बैंक से 10,000 रुपये बोरो किए जिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है. क्योंकि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो आपको वो 5% देना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर. इसी तरह रेट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस के अंदर है 7%, तो वो 5% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया उसने और उसने वो बिजनेस में लगा दिया जहां से 7% प्रॉफिट हुआ. तो जहां से उसने उधार लिया था वहां पे उसको 500 देने हैं और जहां पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में वहां से उसे 700 प्रॉफिट हुआ. तो 700 को 500 में से जब हमने माइनस किया तो हमें 200 रुपये नेट बच गए. नाउ सपोजिंग दैट द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन प्रूव्स टू बी रॉन्ग एंड इट टर्न्स आउट दैट हिज रेट ऑफ रिटर्न इज 3%, हैंस द रिटर्न वुड बी 3%. तो उसको 300 बचेंगे तो लॉस हो जाएगा. मतलब लेट सपोज हमारा अगर अंदाजा गलत निकलता है और रेट ऑफ प्रॉफिट 7% की जगह अगर 3% होता है, ठीक है जी, तो फिर क्या हो जाएगा? 3% अगर होता है तो भाई 300 माइनस 500 इक्वल्स टू माइनस 200 एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लॉस. और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? लॉस करता है. हाउएवर सपोजिंग दैट द एंटरप्रेन्योर uses his own capital of 10,000 to purchase the machine to make the investment discussed above and that they expect the rate of return is 3% while the rate of interest is 5%. He will not make investment. Instead of, he would put 10,000 in the bank so that he may earn a higher income from the higher rate of interest than expected rate of point. एक्सपेक्टेड तो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा यहाँ पे. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट. अगले पैरा में उसने क्या कह रहा है, बहुत तवज्जो से अगर आप सुनेंगे ना तो आपकी बात समझ में आ जाएगी. वी रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ तो इसमें ये कीजिएगा कि दोबारा दोबारा उसको कम से कम 4 से 5 बार आप सुनेंगे. थोड़ी सी टेक्निकल बातें इसलिए. तो वो ये कह रहा है कि लेट सपोज, भाई लेट सपोज उसके पास उसको उधार लेने की जरूरत नहीं, बल्कि बजाय वो उधार लेने के वो 10,000 रुपये अपनी जेब से कारोबार में लगाता है और कारोबार का प्रॉफिट रेट क्या है? 3%. जब वो कारोबार में 10,000 रुपये लगाएगा तो उसको एट द एंड ऑफ द ईयर 300 रुपये का प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट तो है ना, 3% है, चले कम है, बहरहाल प्रॉफिट तो है. लेकिन अगर वो 10,000 रुपये कारोबार में लगाता है, फिर कारोबार में लगाने के बाद कारोबार में मेहनत करता है, तब जाकर उसे 3% मिल रहा है. लेकिन अगर वो यही पैसा बैंक में रख देता है तो बैंक वाले तो वैसे ही 500 रुपये दे रहे हैं 5% के हिसाब से. यानी कि अगर वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ बैंक में रखवा रहा है, तो उसको 500 रुपये आ रहे हैं. और अगर वो प्रॉफिट में बिजनेस में लगा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो 300 रुपये आ रहे हैं. तो भाई बैठे बैठे 500 रुपये बेहतर है या भाग दौड़ी करके 300 रुपये? डेफिनेटली बैठे बैठे 500 रुपये बेहतर है. ठीक है जी. तो ये भी इसमें बताया गया. Thus it is clear from the above explanation that in case of
Investment is made by the comparison of two factors, that is marginal efficiency of capital and rate of return interest. Keynes believed that the rate of interest remains constant in the short run, and therefore the change in aggregate investment is brought by mainly by marginal efficiency of capital. Hence, if the MEC goes up, the rate of level of investment goes up and as well, and vice versa. We shall now discuss the determinant in further detail. तो बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में जल्दी से कोई चेंज ही नहीं आता है। तो जो बेसिक चेंज आता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की वजह से आता है। अब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिटेल में पढ़ेंगे। Marginal efficiency of capital. The concept of marginal efficiency of capital used by Keynes is not new. It is only new in name. Alfred Marshall used the same concept under the name of the term marginal utility of capital, and another economist, Irving Fisher, used the term rate of return cost to convey the same means as expressed by marginal efficiency of capital. इरविंग फिशर इसका नाम था, ये इरविंग है या लिविंग लिखा हुआ है। एल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, marginal efficiency of capital is defined in general as the highest rate of return over the cost expected from producing a marginal unit of capital asset। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि ये हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है ओवर द कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर, expected from producing a marginal unit of capital assets। ठीक है जी, यानी मार्जिनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट्स ये है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट क्या हो सकता है, डैट इज़ एक्सप्लेन बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट पर मुझे तो हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो क्या होगा। दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट। अच्छा, अब ये करना कितना है आपको मैं वो बताऊं, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे ना वो आता है शॉर्ट नोट। ठीक है ना, तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, इस हेडिंग से मैं इसको हाईलाइट कर दूं। इस हेडिंग से अभी शुरू करेंगे। और बस ये चार्ट यहाँ तक, ये पूरा चार्ट आप बनाएंगे, यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे बस सवाल, क्योंकि 10 नंबर के लिए इतना बहुत है। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे, ये सब आपने नहीं करना है ना, इसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर क्या होता है? Keynes says that the level of national income is determined by the level of aggregate saving and aggregate investment. When the investment level increases, the amount, the national income increases, due to which the amount of consumption increases. But the increase in consumption is less than increase in income. But the increase in consumption is less than the increase in income, as consumption function is stable or 1 MPC 0, thereby saving increases in order to become equal to the increased level of investment, and reverse RE. And reverse would be the situation in case of a fall in investment level. Thus, from Keynes' theory, our task is to find out the reason as to why the national income increases to a greater extent in spite of a small increase in the investment level. Para change. मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ जरा जरा मैं देख लूँ कोई गलती तो नहीं है ना इसमें, नहीं। The answer is simply that such a situation occurs as a result of the function or role of the multiplier, or in other words, the force of the multiplier.
Thus the multiplier is the ratio of change in the national income to a change in इन्वेस्टमेंट। बेहतरीन लिखा हुआ है, बेहतरीन, कोई गलती इसमें नहीं है, मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है। आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो गलतियां निकली हैं जो मैंने सही की हैं अभी, ठीक है ना। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है। Excuse me, sir. Hello. जी जी बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी माहीन? सर मैं ये कह रही थी कि ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की हेडिंग के बाद जो आपने बताया है जो लिखना है, उसके बाद ये मल्टीप्लायर की हेडिंग आएगी? नहीं, ये बेसिकली एक अलग शॉर्ट नोट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीप्लायर। तो सवाल चेंज हो गया, बस वहां तक जहां तक मैंने चार्ट तक बोला ना, वो वहीं तक करना है। यहाँ से अलग सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीप्लायर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टीप्लायर। ठीक है, आवाज आ सर रही? एक्चुअली हमारे न्यू नोट्स में जो है वो जो आपने सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखवाया था, उसके बाद ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेडिंग है, और फिर है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, आप शेयर करें ना, तस्वीर खींच के जरा शेयर करें, अगर आप कर सकती हैं इसमें तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा मैं कंटेंट शेयर करना। व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। नहीं नहीं, यहाँ पे शेयर कर दें आप, तो और भी लोग देख लेंगे ना। शेयर स्क्रीन, हाँ ये सर मैं मैंने। लैपटॉप से हूँ, मैं कर नहीं सकती। अच्छा अच्छा, आप लैपटॉप से हैं, ठीक है ठीक है। चलें फिर, आप मुझे व्हाट्सएप करें, सही है। वैसे थोड़ा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिटेल में थोड़ा अगर बयान कर दिया जाए साथ में तो अच्छा है इसमें। लेकिन जो शॉर्ट नोट आपने 10 नंबर का बेसिकली याद करना है, वो है सिर्फ इसी का याद करना है आपको, MEC का, क्योंकि यही ज़्यादा रिपीट हुआ है। आप जब देखेंगे फाइवर तो इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा। अच्छा, अब मैं मल्टीप्लायर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़रा डिटेल में कि मल्टीप्लायर में क्या बात की गई है। मल्टीप्लायर में ये बात की गई है कि भाई कीन्स क्या कहता है। कीन्स ये कहता है कि भाई जब इनकम बढ़ती है, ये बात अच्छी तरह मैं कई बार कई मौक़ों पर आपको पहले मैं खुद भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि when the level of national income increases the amount of consumption increases। कि जब इनकम बढ़ती है तो आमदनी भी क्या हो जाती है? नहीं, जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। when the income increases the amount of consumption increases। जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, बट द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इनकम। लेकिन जितनी तेजी से आमदनी बढ़ रही होती है ना, उतनी तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ती। thereby saving increases in order to become equal to the increased level of investment। और जब हमारी इनकम बढ़ रही है तेजी से, लेकिन हमारी कंजम्पशन स्लो स्लो बढ़ रही है, तो बीच में गैप आता है। वो गैप क्या होता है? वो सेविंग भी वही गैप होता है और इन्वेस्टमेंट भी वही गैप होता है। ठीक है जी। फिर उस अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं? उस अमाउंट को आप आगे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस अमाउंट को आप आगे जाकर क्या कर सकते हैं जी? यू कैन इन्वेस्ट। सही। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कीन सेज दैट, ये हो गया बात इसने की गई। फिर उसने क्या किया कि भाई जो इनकम में चेंज, शायद किसी वजह से डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी। अच्छा, अब कीन्स ने मल्टीप्लायर को डिफाइन कैसे किया? जो लास्ट लाइन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। Thus multiplier is the ratio of change in the national income to a change in investment। change in the national income to a change in
इन्वेस्टमेंट, जो नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है जी। आई होप सो अब नहीं होगी। अच्छा, अब रेशो ऑफ चेंज इन इनकम, देखो चेंज इन इनकम ये आ गया वाई, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल में इसमें ना एक सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो एक मिनट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी हेडिंग छोटी सी और इसकी भी छोटी है, छोड़ दो, ये बेकार है, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी बेकार है, माइन देख लिया मैंने। ठीक है ना। अच्छा, अब ये k इज इक्वल टू वाई अपॉन आई लिखा हुआ है ना, तो k बेसिकली क्या होता है, k जो होता है ना, k होता है मल्टीप्लायर। हेलो, अभी आपने शुरू से करवा दें, आपकी आवाज नहीं आई थी पहले। क्या मतलब, ये वाला क्वेश्चन अपना मल्टीप्लाई। नाम बताइए आप पहले। स्माइल। इस्माइल, हाँ क्या कह रहे हो। ये मल्टीप्लाई का आपने क्वेश्चन करवाया, शुरू से करवा दें, आवाज नहीं आई थी आपकी। कौन से सवाल में, मल्टीप्लायर की। जी। तुम्हें नहीं आ रही होगी यार, बाकियों को तो आ रही होगी ना, आवाज आ रही है मेरी बाकियों को। नहीं सर, ड्रॉप हो गया था आप। सर इस सवाल में बहुत ड्रॉप हुई थी तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो मुझे वो जरा मुझे रोके, या यहाँ आवाज नहीं आ रही तो व्हाट्सएप पे कॉल करके बता दिया करें कि सर आवाज ड्रॉप हो रही है। चलो मैं मल्टीप्लायर शुरू से बताता हूँ। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है जी द रेशो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन इनकम। जो आमदनी की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, जो आमदनी की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, उसे क्या होता है जी, उसको बताते हैं मल्टीप्लायर। इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम टू अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये लिखा हुआ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दी हुई है कि मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें एग्जांपल दी हुई है, देखें ये कि इफ द नेशनल इनकम, नजर आ रहा है आपको मैं जहां पढ़ रहा हूँ, कि if the national income increases by 1000 billion as a result of an increase in the level of investment by 100 billion। भाई अगर इनकम में इजाफा हो रहा है 1000 बिलियन से, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन की, देन द न्यूमेरिकल साइज ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, अब इनकम में चेंज कितना, 1000 बिलियन, तो हमने 1000 ऊपर लिख दिया, ये देखें यहाँ पर। ठीक है ना, इस तरह यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखा, 100 लिखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज था 100, तो हमने नीचे 100 लिखा, तो 1000 को हमने 100 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, 10। तो दिस 10 इज व्हाट, द रेट ऑफ मल्टीप्लायर। समझ में आ गई। अगर के हमें निकालने को कहेगा न्यूमेरिकल में, तो हमें वो दो वैल्यूज देगा, एक हमें वाई की वैल्यू देगा और एक हमें आई की वैल्यू देगा। वाई की वैल्यू कौन सी और आई की वैल्यू कौन सी, ये हमें कैसे पता चलेगा। जो चेंज इन इनकम होता है वो वाई होता है, और जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है वो आई होता है। इस तरह से हमें पता चलेगा, और हम दोनों वैल्यू को बहुत ही सिंपली इसमें रख देंगे, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है द अबव मेथड इज a straightforward way of defining the concept of multiplier. Another way to put it would be as follows: a marginal propensity to save equals to saving divided by income. अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम होता है। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, सेविंग ऊपर रखी जाती है और इनकम को नीचे रखा जाता है। ठीक है ना, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर हमें सेविंग गिवन है और इनकम गिवन है, तो हम सिंपली उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको s की जगह पर y कर दें और y की जगह पर s कर दें, पलट दें,
यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, तो एमपीएस को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 1/MPS हो जाएगा। देखें आप जरा गौर करें इसमें कि देखें यहाँ पर एस ऊपर है और वाई नीचे, यहाँ पर वाई ऊपर और एस नीचे हो गया, यानी कि उल्टा कर दिया हमने। इसलिए हमें एमपीएस को भी चेंज करके 1/MPS करना पड़ गया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम एक नया के का फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अ डेरिवेटिव, एक नया फॉर्मूला हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो 1/MPS जो है वो y/s के बराबर हो गया। s बराबर होता है i के, ठीक है जी। क्योंकि s बराबर होता है i के, तो y/s लिखा जाए या y/i लिखा जाए तो वो एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि y/i अगर आप शुरू में देखें तो वो k का फॉर्मूला था। तो y/i किसके बराबर होता है, k के। तो 1/MPS भी किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। यानी अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर हमें गिवन होगी, तो जब भी इजीली निकाल सकते हैं के, यानी कि के मतलब मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई एमपीएस की वैल्यू गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/MPS। 5 ईयर के अंदर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, उसके अंदर हमें एमपीएस की वैल्यू दी हुई और हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट मल्टीप्लायर। तो उसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें उसमें ये वैल्यू रखनी है, ठीक है जी, एमपीएस की, और हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे। लाइन शायद कटने वाली है हमारी, तो आप दोबारा फौरन री लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारी लाइन कटती है तो आपने री लॉग इन करना है, सही है जी। इसका एक और फॉर्मूला है, एमपीएस बराबर होता है 1 - MPC की। क्यों, क्योंकि देखें आई क्या होता है, 1 - MPC। टोटल जो इनकम में से जो खर्च हो जाए उसके बाद जो बचे वही तो सेव होता है, तो इसलिए 1 - MPC होता है। तो एक और फार्मूला है इसका, के इक्वल्स टू 1/1 - MPC, जो कि आपको लिखा हुआ है। अब अप्लाई कैसे करेंगे फार्मूला, इसके लिए देखें न्यूमेरिकल आ गया आपके पास। अप्लाइंग द फार्मूला, सपोजिंग दैट MPC is 0.9 and MPS is 0.1, देन के इक्वल्स टू 1/1 - MPC की वैल्यू जो है वो 0.9 है, तो आंसर आ गया 10, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब ये यहीं तक करना है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग प्रोसेस आपको नहीं करना है, यू डोंट नीड मल्टीप्लाइंग प्रोसेस, ये हमें नहीं करना है, ये सब बेकार है, ठीक है ना। यहाँ तक ये सब बेकार है, इसको आप काट दें।